चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मई 2026, बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। लाल कालीन बिछा हुआ है, कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं और दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो, जिन पर कभी चीन ने बैन लगा रखा था, वो भी इस हॉल में मौजूद हैं। बाहर से देखने पर ये सब किसी ऐतिहासिक शांति समझौते या एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत जैसा लग सकता है, लेकिन इस एक्सप्लेनर में आज हम इस सतही चकाचौंध को हटाकर इसके पीछे की कड़वी और डरावनी हकीकत को डिकोड करेंगे। सच्चाई ये है कि ये कोई महान कूटनीति नहीं है, ये महज दो महाशक्तियों की हताशा और उनकी चरमराती आर्थिक वास्तविकता का एक सीधा प्रदर्शन है। तो चलिए उन बंद दरवाजों के पीछे चलते हैं, जहां इस वक्त दुनिया का भविष्य और ग्लोबल इकोनॉमी का अस्तित्व दांव पर लगा है, और समझते हैं कि ये तथाकथित शांति समझौता असल में एक गहरी मजबूरी का सौदा क्यों है। इस पूरे नाटक की पोल खोलने के लिए सोर्स मटेरियल से लिया गया ये एक कोट ही काफी है। इसे ध्यान से सुनिए। ये कोई कूटनीतिक जीत नहीं है, यह एक भू राजनीतिक बंधक वार्ता है, मतलब एक जियोपॉलिटिकल हॉस्टेज नेगोशिएशन। दुनिया को जो एक शानदार ऐतिहासिक समझौते के रूप में बेचा जा रहा है, वो असल में ब्लैकमेल और आर्थिक मजबूरी का एक बेहद क्रूर खेल है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो लोग एक दूसरे के सिर पे बंदूक ताने खड़े हों। दोनों नेता एक दूसरे की सबसे कमजोर नसों को दबाए बैठे हैं। अगर अमेरिका ने अचानक से व्यापार के सारे रास्ते बंद कर दिए तो चीन की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ अगर चीन ने पलटवार किया तो अमेरिका में महंगाई इस कदर आसमान छू लेगी कि अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत तबाह हो जाएगा। तो ये कूटनीति नहीं है, ये एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकी देकर खुद को बचाने की सौदेबाजी है, जहां दोनों जानते हैं कि ट्रिगर दबाने का मतलब है दोनों का एक साथ खात्मा। तो यहाँ हमारे सामने सबसे बड़ा और रहस्यमय सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दो कट्टर दुश्मन, जो आमतौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वो अचानक से एक ही मेज पर बैठकर इतनी शांति से व्यापार की सौदेबाजी क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब उनकी बढ़ती हुई ताकत में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है उनके गहरे होते आंतरिक संकटों में। ये कोई नॉर्मल डिप्लोमैटिक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि दो ढहते हुए दिग्गजों की एक दूसरे के सहारे जिंदा बचने की साझा रणनीति है। इस नाजुक संतुलन पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के खरबों डॉलर टिके हुए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से एक चलते हुए ग्लोबल एक्सपोर्ट पर टिका है, और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन को अपने घरेलू मोर्चे पर जनता के गुस्से को शांत करने और चुनावों को देखते हुए एक आर्थिक चमत्कार की तत्काल आवश्यकता है। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों ही देश इस समय ताकत की पोजीशन से नहीं, बल्कि खौफ की पोजीशन से बातचीत कर रहे हैं। सेक्शन 1, 2 वुंडेड सुपर पावर्स, यानी दो घायल महाशक्तियां। चलिए उन घरेलू संकटों पर नजर डालते हैं जो इन दोनों देशों के भीतर एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहे हैं। इन दोनों प्रशासनों के सामने खड़ी घरेलू समस्याएं इतनी भारी हैं कि ये लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। एक तरफ अमेरिका का संकट है, वहां चीनी सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ और स्टैगफ्लेशन का गंभीर जोखिम मंडरा रहा है। स्टैगफ्लेशन यानी एक ऐसी खतरनाक स्थिति जहां आर्थिक विकास तो रुक जाता है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी एक साथ तेजी से बढ़ने लगती है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक दुस्वप्न है। वहीं दूसरी तरफ चीन की हालत भी कुछ कम खस्ता नहीं है। वहां युवाओं में भयंकर बेरोजगारी है, और जो प्रॉपर्टी मार्केट दशकों तक उनकी ग्रोथ का इंजन रहा, वो पूरी तरह से ढह चुका है। ये तस्वीर साफ बताती है कि दोनों ही देश इस समय एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स के कगार पर खड़े हैं। अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए उन्हें एक दूसरे की सख्त जरूरत है, वरना दोनों देशों में भयंकर राजनीतिक और सामाजिक भूचाल आ सकता है। 145%। जरा इस नंबर की गंभीरता को समझिए। ये वो चरम टैरिफ दर है जिसने ग्लोबल ट्रेड की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। 2025 के व्यापार संघर्ष विराम के टूटने के बाद 2026 की शुरुआत में चीनी सामानों पर ये खगोलीय टैरिफ लगा दिया गया था। इस 145% के टैरिफ ने चीन की अर्थव्यवस्था के फेफड़ों यानी उसके एक्सपोर्ट मार्केट की सांसें ही रोक दी। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, बैटरी, इन सब की मुनाफे का मार्जिन रातों रात शून्य हो गया। चीन जैसी विशुद्ध रूप से निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए, जो अपनी फैक्ट्रियों को चालू रखने के लिए पूरी तरह से विदेशी खरीदारों पर निर्भर है, टैरिफ की ये दर किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं है। ये चीन के पूरे औद्योगिक ढांचे को अपंग बना रही है। और अब चीन के अंदर की हकीकत बयां करता ये आंकड़ा देखिए, 40%। चीन का राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो आधिकारिक तौर पर कहता है कि युवाओं की बेरोजगारी दर 16.9% है।
लेकिन स्वतंत्र आकलनों ने असली तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है। 16 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में वास्तविक बेरोजगारी दर लगभग 40% के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप के लिए ये एक अल्टीमेट रेड लाइन है। इतिहास गवाह है कि जब लाखों पढ़े लिखे युवाओं के पास कोई नौकरी और भविष्य की कोई उम्मीद नहीं होती, तो यह हताशा सीधे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और सामाजिक अशांति में बदल जाती है। चीन का वो अलिखित सामाजिक अनुबंध कि जनता राजनीतिक आजादी छोड़ेगी और बदले में पार्टी उन्हें आर्थिक समृद्धि देगी, वो कॉन्ट्रैक्ट अब टूट रहा है और ये सीधे तौर पर शासन की वैधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बीच विदेशी निवेशकों का चीन से बहुत तेजी से मोहभंग हो रहा है। 2023 में चीन में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI $163 बिलियन था, जो 2024 में गिरकर मात्र $116 बिलियन रह गया। ये करीब 29% की भारी गिरावट है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि चीन अब दुनिया की डिफॉल्ट फैक्ट्री नहीं रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से पश्चिमी कंपनियां अब डी रिस्किंग की नीति अपना रही हैं, यानी वो अपना जोखिम कम कर रही हैं। वे अपनी सप्लाई चेन को चीन से निकालकर मेक्सिको, वियतनाम और भारत जैसे देशों में तेजी से शिफ्ट कर रही हैं। ये पैसे का पलायन चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि विदेशी निवेश के बिना उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सर्वाइवल और आधुनिकीकरण दोनों असंभव हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के एक और सबसे बड़े स्तंभ का वाष्पीकरण तो और भी साफ नजर आ रहा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 2020 में जीडीपी का 12.3% हुआ करता था, जो 2025 तक आते आते आधा होकर केवल 6.1% रह गया है। और इससे सिर्फ एक आम आर्थिक मंदी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल चीन में नागरिकों के पास निवेश के बहुत सीमित विकल्प होते हैं, इसलिए वहां के आम इंसान ने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई घोस्ट सिटीज और प्रॉपर्टी में लगा दी थी। तो ये रियल एस्टेट का ढहना कोई छोटी बात नहीं है। ये चीन के मध्यम वर्ग के दशकों की जमा पूंजी और उनकी पूरी वेल्थ का पूरी तरह से राख हो जाना है। इसके वाष्पीकरण ने चीनी जनता की क्रय शक्ति और उनके कॉन्फिडेंस को जड़ से खत्म कर दिया है, जिससे घरेलू बाजार में डिमांड बिल्कुल ठप पड़ गई है। चलिए अब अमेरिका की उन कमजोरियों की गहराई में चलते हैं जो इस सौदेबाजी को आकार दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति की आपातकालीन टैरिफ शक्तियों को रद्द करने के बाद अमेरिका पहले ही 48% की औसत टैरिफ दर के भारी बोझ तले दबा हुआ है और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वजह से अमेरिका में गैस की कीमतें $4 प्रति गैलन के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। ये एनर्जी क्राइसिस अमेरिका को 1970s के दशक जैसे खतरनाक स्टैगफ्लेशन चक्र की तरफ धकेल रहा है। अमेरिकी प्रशासन ये भली भांति जानता है कि 2026 के मिड टर्म चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और ऐसे में एक साथ ईरान में युद्ध लड़ना और चीन के साथ विनाशकारी ट्रेड वॉर जारी रखना सीधा सीधा पॉलिटिकल सुसाइड है। सेक्शन 2 द सीक्रेट शैडो डील्स। दुनिया के सामने जो शांति, सद्भाव और एक दूसरे के सम्मान की बातें हो रही हैं, वो महज एक दिखावा है। आधिकारिक बयानों और कड़वी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। ईरान, ताइवान, टैरिफ, तकनीक और रूस जैसे गंभीर मुद्दों पर चीन और अमेरिका दोनों का ऑफिशियल स्टैंड बहुत ही कूटनीतिक और सैद्धांतिक लगता है, लेकिन निर्मम वास्तविकता ये है कि ये दोनों ही देश अपने सहयोगियों, अपने घोषित सिद्धांतों और अन्य देशों की संप्रभुता को ताक पर रखकर बेहद स्वार्थी और क्रूर ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। आधिकारिक बयानबाजी सिर्फ इन गुप्त सौदों को छिपाने का एक आवरण है, ताकि वो दुनिया की नज़रों में अपनी छवि बजाय रख सकें, जबकि पर्दे के पीछे वे एक दूसरे के फायदे के लिए पूरी दुनिया को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान के बलिदान की निर्मम कहानी को गहराई से समझते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर चुका है, जो एक भयंकर ग्लोबल मंदी ला सकता है। अब कड़वा सच ये है कि चीन, जो कल तक ईरान का सबसे बड़ा समर्थक और उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, वो अब उसे पूरी तरह से बस के नीचे फेंक रहा है। चीन ने अपनी स्वतंत्र टीपॉट रिफाइनरियों को, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताकर चोरी छिपे ईरानी तेल खरीदती थीं, कर्ज देना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि चीन अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने और वैश्विक ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका के साथ हुए इस गुप्त समझौते के तहत अपने इस शाश्वत सहयोगी ईरान को आर्थिक रूप से कुर्बान कर रहा है। ताइवान के मुद्दे पर जो सौदेबाजी हो रही है, वो भी उतनी ही चौंकाने वाली है।
अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए $14 बिलियन का एक भारी भरकम हथियार पैकेज तैयार किया था, लेकिन अब वो जानबूझकर इसे टाल रहा है। और इसके बदले में चीन ने ताइवान जल डमरू मध्य में अपने आक्रामक सैन्य अभ्यास और घुसपैठ को फिलहाल रोक दिया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि यह है किसी स्थायी शांति का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। यह एक विशुद्ध टालमटोल की रणनीति है। चीन इस मिलिट्री डीएस्केलेशन के जरिए अपनी खस्ता हाल इकोनॉमी को उबारने और घरेलू अशांति को शांत करने के लिए समय खरीद रहा है। वहीं अमेरिका ताइवान पर से अपनी माइक्रोचिप निर्भरता कम करने और एरिजोना में अपनी खुद की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन खड़ी करने के लिए समय मांग रहा है। असल में दोनों ही पक्ष बस अगले युद्ध की तैयारी के लिए वक्त जुटा रहे हैं। रूस के साथ चीन के सॉफ्ट डिस्कनेक्ट को समझना इस भू-राजनीतिक खेल का एक और अहम हिस्सा है। जिस समय बीजिंग में ये शिखर सम्मेलन चल रहा था, ठीक उसी दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर भारी ड्रोन हमले करके दुनिया को अपनी अहमियत याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन चीन का रुख अब रूस के प्रति एकदम क्रूर और पूरी तरह से कमर्शियल हो गया है। चीन खामोशी से मॉस्को को दी जाने वाली डुअल यूज तकनीक और ड्रोन पार्ट्स की सप्लाई को लिमिट कर रहा है, और इसके बदले में वो अमेरिका से अपनी चीनी एआई कंपनियों के लिए कड़े प्रतिबंधों में छूट मांग रहा है। एक समय जिस रिश्ते को चीन ने नो लिमिट्स पार्टनरशिप कह के दुनिया भर में प्रचारित किया था, वो अब महज एक लेनदेन का बिजनेस बन गया है, और रूस ग्लोबल स्टेज पर खुद को एकदम अलग थलग और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सेक्शन 3 CEO एज ह्यूमन शील्ड्स, यानी कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों का मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति इस ऐतिहासिक यात्रा पर सिर्फ राजनेताओं की फौज लेकर नहीं गए हैं, उनके साथ जो कॉरपोरेट डेलीगेशन गया है उसकी ताकत का जरा अंदाजा लगाइए। टेस्ला के एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक, ये सदी टेक और फाइनेंस की दुनिया के वो नाम हैं जिनकी सामूहिक नेटवर्थ कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ समझना ये जरूरी है कि एयरफोर्स वन में बैठकर गए ये दिग्गज बीजिंग में किसी सद्भावना या रूटीन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं गए हैं। वो वहाँ अपने खुद के सर्वाइवल के लिए गए हैं। टेस्ला को अपनी कारों के लिए चीन की सस्ती बैटरी सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। एप्पल की पूरी मैन्युफैक्चरिंग चीन के कारखानों पर निर्भर है, और ब्लैक रॉक की नज़र चीन के खरबों डॉलर के पेंशन फंड्स पर है। हकीकत यह है कि ये सभी दिग्गज खौफ में हैं। इन महाशक्तियों के बीच फंसे इन सीईओ की सच्ची और हताश भूमिका असल में मानव ढाल की है। चीन में इन कंपनियों के अरबों डॉलर का स्ट्रैंडेड कैपिटल, यानी फंसी हुई पूंजी है। जरा सोचिए, अगर अचानक से दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाए तो चीन रातों रात टेस्ला और एप्पल के उन विशाल कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर लेगा, उन्हें अपने कब्जे में ले लेगा, और ऐसा होते ही अमेरिकी शेयर बाजार पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। इन सीईओ की वहां शारीरिक उपस्थिति शी जिनपिंग के लिए ये गारंटी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन से इस कदर जुड़ी है कि वे रातों रात तार नहीं काट सकते। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह गारंटी है कि चीन गुस्से में आकर इन अमेरिकी कारखानों पर कब्जा नहीं करेगा। ये अचानक होने वाले टेक डीकपलिंग और भयंकर वित्तीय तबाही को रोकने का एक बेहद जोखिम भरा दाव है। सेक्शन 4 द न्यू मल्टीपोलर रियलिटी, नई बहुध्रुवीय वास्तविकता। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो हम आज की स्थिति की गंभीरता को और गहराई से समझ सकते हैं। 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जब अमेरिका और चीन के बीच पूरी तरह से दुश्मनी थी, वहां से लेकर 1972 के रणनीतिक मेल मिलाप तक जब रिचर्ड निक्सन ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया था, फिर आया 2018 का द ग्रेट पिवट, जब अमेरिका ने फाइनली चीन को एक साझेदार मानने का भ्रम तोड़कर उसे एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धी और सबसे बड़ा खतरा मानना शुरू किया। आज 2026 में हम एक क्लासिक थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये इतिहास का वो सिद्धांत है जो बताता है कि जब एक तेजी से उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित महाशक्ति को चुनौती देती है तो अक्सर उन दोनों के बीच युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। ये प्रतिद्वंद्विता का चक्र अब एक बहुत ही अनिश्चित, डरावने और खतरनाक गतिरोध पर आकर अटक गया है। इस शिखर सम्मेलन के बाद ग्लोबल पावर डायनामिक्स पूरी तरह से बदल चुके हैं, और इस नए सत्ता संतुलन को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका अब दुनिया का कोई निर्विवाद बॉस नहीं रहा, बल्कि वो एक नाजुक नेता बनकर रह गया है जिसने अपने देश को भयंकर मुद्रास्फीति से बचाने के लिए अपने भू राजनीतिक प्रभाव का सौदा कर लिया है। चीन अब एक घायल ड्रैगन है जो अंदर से पूरी तरह से खोखला हो रहा है, और इस कड़वे सच को मान रहा है कि अगले दशक तक सर्वाइव करने के लिए उसे अमेरिकी उपभोक्ताओं की हर हाल में जरूरत है। रूस खुद को छला हुआ और एक आक्रामक बाहरी व्यक्ति महसूस कर रहा है,
ईरान महाशक्तियों के बीच एक लेन देन वाले सौदे का परम पीड़ित बन चुका है, और इन सबके बीच उभरता है भारत, जो एक अवसरवादी के रूप में इस पूरी उथल-पुथल का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। इस पूरे ग्लोबल ड्रामा में अगर कोई एक देश निर्विवाद रूप से असली विजेता बनकर उभर रहा है तो वो है भारत। जियोपॉलिटिक्स में स्विंग स्टेट वो होता है जो किसी एक गुट में बंधा नहीं होता, बल्कि दोनों ही पक्ष उसे अपनी तरफ लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे अमेरिका और पश्चिमी देश China+1 रणनीति पर आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं, दुनिया भर की सप्लाई चेन तेजी से भारत के मुंबई, चेन्नई और अन्य औद्योगिक केंद्रों की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और चीन एक दूसरे से उलझकर अपनी आर्थिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, वहीं भारत अपने विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाते हुए उस डाइवर्ट की गई अरबों डॉलर की विदेशी पूंजी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है। दुनिया के शोर शराबे से दूर भारत चुपचाप इस नई मल्टीपोलर दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बन रहा है। कैमरे के सामने जो डिप्लोमैटिक मुस्कानें बिखेरी जा रही हैं, उनके पीछे जो खतरनाक एजेंडा सक्रिय रूप से छिपाया जा रहा है, उसे उजागर करना सबसे जरूरी है। चीन का असली और छिपा हुआ एजेंडा उसकी मिलिट्री सिविल फ्यूजन यानी सैन्य नागरिक संलयन रणनीति है। इसका मतलब है कि वो व्यापारिक तकनीक का इस्तेमाल सीधे अपनी सेना को ताकतवर बनाने और सर्विलांस के लिए कर रहा है। साथ ही वो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स पे जैसी वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियां तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का छिपा हुआ एजेंडा सिलेक्टिव डिकपलिंग का है, यानी दुनिया के सामने तो वो सामान्य व्यापार का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में वो एनवीडिया के हाई एंड चिप्स और एआई निर्माण की जो चोक पॉइंट तकनीकें हैं, उन्हें चीनी कंपनियों की पहुंच से पूरी तरह काट रहा है, ताकि चीन की भविष्य की टेक्नोलॉजिकल बढ़त को हमेशा के लिए अपंग किया जा सके। इन सभी विश्लेषणों, इन सभी आंकड़ों और गुप्त सौदों का निष्कर्ष केवल एक ही डरावनी हकीकत पर आकर टिकता है। ये महज एक कमजोर और अस्थायी संघर्ष विराम है। इसे किसी भी सूरत में कोई लॉन्ग टर्म पीस ट्रीटी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक रिफ्यूलिंग स्टॉप है, एक ऐसा ठहराव जो अगले अपरिहार्य महाशक्ति टकराव से पहले केवल 18 महीनों तक किसी तरह ग्लोबल ट्रेड की सांसें चलाता रहेगा। इन 18 महीनों में ये दोनों देश शांति स्थापित नहीं करने वाले हैं, बल्कि वे अपनी अपनी सप्लाई चेन को रिस्ट्रक्चर करेंगे, नई तकनीकों को और घातक हथियार बनाएंगे और अगली बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार करेंगे। ये वैश्विक प्रभुत्व के इस जीरो सम गेम में एक हताश, बेताब और बेहद ही अस्थायी विराम के अलावा और कुछ नहीं है। और अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस बहुत ही गंभीर और उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब ये 18 महीने का कमजोर संघर्ष विराम खत्म होगा और ये दोनों महाशक्तियां अपनी नई और खतरनाक तैयारियों के साथ फिर से आमने सामने खड़ी होंगी, तो अगले महाशक्ति टकराव में आखिर कौन बचेगा? क्या ये दोनों घायल महाशक्तियां अपने गहरे होते आंतरिक संकटों से उभर पाएंगी, या फिर अपने घरेलू पतन को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए ये पूरी दुनिया को ही एक विनाशकारी संघर्ष की आग में धकेल देंगी? घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। इस जियोपॉलिटिकल चिल्लर के ये चरम दाव हमें साफ बताते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस उस आने वाले प्रलयंकारी तूफान से पहले की एक छोटी सी खामोशी है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।